गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन नेवी एयरफोर्स के फिजिक्स पोर्शन में बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स की, और काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति या मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था स्पीड, चाल और चाल के प्रकार। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपना बनता है वो एवरेज स्पीड या औसत चाल में से है। और औसत चाल मैंने आपको दो प्रकार की बताई, एक तो दूरी औसत चाल और एक औसत चाल होती है उसको अपन बोलते हैं समय औसत चाल। दूरी औसत चाल अपन किसे कहते हैं कि जब कोई कण अलग अलग दूरियां अलग अलग चाल से तय करता है तो उसकी औसत चाल कहलाती है दूरी औसत चाल। और जब कोई गतिमान कण या वस्तु अलग अलग समय में अलग अलग चाल से चलती है तो वो चाल अपनी कहलाती है समय औसत चाल, टाइम एवरेज स्पीड। अब मैंने आपको बताया कि जब कोई कण आधी दूरी को v1 चाल से और आधी दूरी को v2 चाल से तय करता है तो उस कण की औसत चाल ज्ञात करने का सूत्र होगा v एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जबकि अगर कोई कण अपनी यात्रा के आधे समय तक v1 चाल से और आधे समय तक v2 चाल से तय करता है तो व्यक्ति की औसत चाल का सूत्र होगा v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बट्टा 2। तो v1 प्लस v2 बट्टा 2 समय औसत चाल है, जबकि 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 कौन सी चाल है? दूरी औसत चाल। आज के लेक्चर वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे वेग और वेग के प्रकार और त्वरण के प्रकार। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं वेग और वेग को अपन बोलते हैं वेलोसिटी। वेग अपन किसे कहते हैं? अपन दो तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी गतिमान कण की निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। या अपन बोल सकते हैं कि किसी भी गतिमान कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं? वेग। तो वेग अपन किसे कहते हैं कि या तो डेफिनेशन इसकी ये दे सकते हैं किसी गतिमान कण की निश्चित दिशा में स्थिति में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। या अपन बोल सकते हैं किसी कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। इट मीन्स अपन ये लिख सकते हैं वेग या वेलोसिटी बराबर अपन लिख सकते हैं बेटा विस्थापन बट्टा समय। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टा समय। अब मात्रक की अगर इसकी मैं बात करूं तो mk से SI पद्धति में इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। मीटर सेकेंड इनवर्स ये मात्रक है इसका mk या किस पद्धति में? SI। जबकि CGS पद्धति में इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये वाला मात्रक होगा किस पद्धति में? CGS। वेग की विमा की बात करते हैं तो इसकी विमा होगी m0 L1 t की पावर -1। तो किसी भी गतिमान कण के विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बट्टा समय। MKS पद्धति में इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और वेग की विमा होती है m0 L1 t की पावर -1। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं कि वेग कैसी राशि होती है। तो वेग
सदिश राशि होती है। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेग सदिश राशि है। और सदिश राशि इसका मतलब इसको व्यक्त करने के लिए आवश्यकता होती है परिमाण और किसकी, दिशा। तो वेग एक सदिश राशि होती है जिसकी व्यक्त करने के लिए अपन को आवश्यकता होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो वेग सदिश राशि होने के कारण इसको व्यक्त करने के लिए अपन को परिमाण और किसकी आवश्यकता होती है, दिशा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं कि वेग की जो दिशा होती है वो गतिमान कण के पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। तो वेग की दिशा गतिमान कण के तय किए गए पथ के किसी भी बिंदु पर खींची गई किस रेखा के अनुदिश होती है, स्पर्श रेखा के अनुदिश। वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी या वेग के प्रकार। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग 4 प्रकार के अपन पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे एक समान वेग, और एक समान वेग को अपन बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक समान वेग, एक समान वेग कब होता है, जब किसी भी गतिमान कण के वेग का परिमाण व दिशा दोनों नियत रहती है। तो एक समान वेग अपन किसे कहते हैं कि गतिमान कण के वेग का परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ नियत या अपरिवर्तित रहते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी कण गतिमान है और गतिमान कण के वेग का परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ नियत या अपरिवर्तित रहते हैं तो उस वेग को अपन बोलते हैं कौन सा वेग, एक समान। और यह तभी संभव है जब कोई कण एक सरल रेखा में, यह केवल और केवल तब संभव है जब कोई भी कण एक सरल रेखा में नियत चाल से गतिशील होता है। एक समान वेग कब संभव है, जब कोई भी गतिमान कण नियत चाल से एक किस रेखा में गति करता है, सरल। तो सरल रेखा में गति करती है तो उसमें चाल भी नियत रहती है और उसकी दिशा भी नियत रहती है, इसलिए उस वेग को अपन बोलते हैं कौन सा वेग, एक समान वेग। दूसरा वेग अपन पढ़ रहे हैं असमान वेग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान वेग अपन किसे कहते हैं, जब गतिमान कण के वेग का परिमाण या दिशा या दोनों का मान समय के साथ चेंज होता है, समय के साथ चेंज होता है या परिवर्तित होता है। तो यदि किसी गतिमान कण के वेग का परिमाण चेंज होता है या दिशा चेंज होती है या परिमाण या दिशा दोनों का मान समय के साथ चेंज होता है तो उस वेग को अपन बोलते हैं कौन सा वेग, असमान। जब गुरुत्व के अधीन कोई भी कण गति करता है तो उसमें केवल और केवल वेग का परिमाण चेंज होता है जबकि दिशा नियत रहती है। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन होती है या प्रक्षेप्य गति होती है उसमें वेग का परिमाण और दिशा
दोनों का मान चेंज होता है। तो असमान वेग अपन किसे कहते हैं कि किसी भी गतिमान कण के वेग का या तो परिमाण चेंज होता है या दिशा चेंज होती है, या परिमाण या दिशा दोनों का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, तो उस वेग को अपन बोलते हैं कौन सा वेग? असमान। जबकि किसी भी गतिमान कण के वेग का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहते हैं या अपरिवर्तित रहते हैं, तो उस वेग को अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कौन सा वेग? एकसमान। और एकसमान वेग से गतिशील कण का त्वरण अपन सबको होता है कितना होता है? 0। तो एकसमान वेग से गतिशील कण के त्वरण का मान होता है कितना? 0। इसके बाद तीसरा वेग अपन पढ़ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी। औसत वेग होता है एवरेज वेलोसिटी बराबर कुल विस्थापन बट्टा कुल विस्थापन में परिवर्तन बट्टा टोटल टाइम कुल समय। तो कुल विस्थापन में परिवर्तन और कुल समय का अनुपात होता है, उसे अपन बोलते हैं कौन सा वेग? औसत। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डेल्टा एस और टोटल टाइम डेल्टा टी, तो वी एवरेज इज इक्वल टू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और चौथा जो वेग होता है उसको अपन बोलते हैं तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग गतिमान कण का निश्चित समय पर गतिमान कण का निश्चित समय पर वेग कौन सा वेग कहलाता है? तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो किसी भी गतिमान कण का निश्चित समय पर जो वेग होता है, उस निश्चित समय पर जो वेग होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा वेग? तात्क्षणिक। तो पर्टिकुलर टाइम पर किसी भी मूविंग पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, तो उसे अपन कौन सा वेग बोलते हैं? तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक वेग भी इज इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और इसको लिख सकते हैं डेल एस अपॉन डेल टी। तो इसको अपन लिख सकते हैं तात्क्षणिक वेग भी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। तो इस वेग को अपन बोलते हैं इंस्टेंटियस वेलोसिटी या कौन सा वेग? तात्क्षणिक। तो तात्क्षणिक वेग भी इज इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी टी। इसका मतलब यदि विस्थापन समय का फलन होता है, विस्थापन समय का फलन होता है, तो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन तात्क्षणिक वेग को व्यक्त करता है। इस बात को ध्यान में रखना, यदि विस्थापन समय का फलन होता है
तो विस्थापन का समय के सापेक्ष जो अवकलन होता है वो कौन से वेग को व्यक्त करता है? तात्क्षणिक। और तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम पर जो वेग होता है उसको अपन बोलते हैं कौन सा वेग? तात्क्षणिक। इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना है, पॉइंट मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, तात्क्षणिक वेग की दिशा, क्योंकि वेग सदिश राशि है और इसको व्यक्त करने के लिए अपन को आवश्यकता होती है कि इसकी परिमाण और दिशा। तो तात्क्षणिक वेग की दिशा कर्ण द्वारा तय किए गए पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। इस लाइन को याद रखना बेटा। कहने का मतलब किसी पथ के किसी बिंदु पर तात्क्षणिक वेग की दिशा होती है, वो उस बिंदु पर खींची गई किसके अनुदिश होती है? स्पर्श रेखा के अनुदिश। मान लीजिए मैं आपको पूछ रहा हूं कि एक कण v चाल से r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो यहां एक कण है जो r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, m द्रव्यमान का एक कण है, r त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर कितनी चाल से गति कर रहा है? v। तो यह चाल तो एक समान चाल है, क्योंकि चाल अदिश राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल अपन को आवश्यकता होती है किसकी? परिमाण। अब यहां आपको बताया कि एक समान चाल से गति कर रहा है, तो यहां भी तो इसकी चाल रहेगी v, इस बिंदु पर भी इसकी चाल कितनी रहेगी? v, और इस बिंदु पर भी इसकी चाल कितनी रहेगी? v। इट मीन्स अपन क्या कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर वेग का जो परिमाण होता है वो किसके अनुदिश होता है? चाल के परिमाण के तुल्य होता है। कि किसी भी बिंदु पर वेग का जो परिमाण होता है वो चाल के परिमाण के तुल्य होता है। लेकिन यहां मैंने बताया कि किसी भी, ये बिंदु A, ये बिंदु B, ये बिंदु C, ये बिंदु D, तो इस तात्क्षणिक वेग की जो दिशा होती है वो कण द्वारा तय किए गए पथ के किसी भी बिंदु पर खींची गई किस रेखा के अनुदिश होती है? स्पर्श। तो ये A बिंदु पर वेग की दिशा, ये B बिंदु पर वेग की दिशा, ये C बिंदु पर वेग की दिशा, ये D बिंदु पर वेग की दिशा। तो वेग की जो दिशा होती है मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी गतिमान कण द्वारा तय किए गए पथ के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसकी दिशा को व्यक्त करती है? तात्क्षणिक वेग की दिशा। अब यहां जो गति है उसको अपन बोल सकते हैं एक समान वर्तीय गति। इस गति में चाल तो नियत है लेकिन वेग नियत नहीं है। कहने का मतलब अपन ये कह सकते हैं ये किस वेग से गति हो रही है? असमान वेग से गति हो रही है, एक समान वेग से नहीं हो रही। हाँ, चाल एक समान चाल है लेकिन वेग नियत क्यों नहीं है? क्योंकि यहां वेग का परिमाण तो नियत है, परिमाण तो नियत है, लेकिन वेग की क्या चेंज हो रही है? दिशा। तो जब किसी गतिमान कण के वेग का परिमाण या दिशा दोनों चेंज होती है, परिमाण चेंज होता है या दिशा चेंज होती है या दोनों चेंज होता है, तो उस वेग को अपन एक समान वेग से न बोलकर कौन सा वेग बोलेंगे? असमान। तो यहाँ असमान वेग है जबकि चाल कौन सी चाल है? एक समान। और किसी भी, इसका मतलब अपन यही तो कहते हैं कि किसी गतिमान कण के तात्क्षणिक चाल नियत हो सकती है, लेकिन तात्क्षणिक वेग नियत भी हो सकता है और परिवर्तित भी हो सकता है। जैसे इसमें आपको बताया वेग का परिमाण तो नियत है एक समान वर्तीय गति में, लेकिन वेग की क्या चेंज हो रही है? दिशा। तो उसको अपन बोलेंगे कौन सा वेग? असमान वेग। और कण द्वारा तय किए गए पथ के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसको व्यक्त करती है? तात्क्षणिक वेग की दिशा। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करता हूं मैं प्रक्षेप्य गति की। तो प्रक्षेप्य गति में
जो प्रक्षेप्य का पथ होता है वो प्रबलाकार होता है, इस तरीके का होता है। और प्रक्षेप्य गति एग्जाम्पल होती है किस मोशन का? 2D द्विविमीय गति का। अब यहां आपको बताया इस बिंदु पर वेग की दिशा ये, इस बिंदु पर वेग की दिशा ये, इस बिंदु पर वेग की दिशा ये। तो किसी भी कण द्वारा तय किए गए पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर किसको व्यक्त करती है? तात्क्षणिक वेग की दिशा को व्यक्त करती है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि तात्क्षणिक वेग की दिशा कण द्वारा तय किए गए पथ के किसी बिंदु पर खींची गई किस रेखा के अनुदिश होती है? स्पर्श रेखा के अनुदिश। और यदि विस्थापन समय का फलन होता है तो विस्थापन समय का फलन होने पर अगर उसका t के सापेक्ष या समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करते हैं तो अपन को प्राप्त होता है तात्क्षणिक वेग, और दो बार अवकलन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तात्क्षणिक त्वरण प्राप्त होता है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो ये वेग है। एक ही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी गतिमान कण के पथ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर तात्क्षणिक वेग की दिशा को व्यक्त करती है। और अगर किसी गतिमान कण के वेग का परिमाण और दिशा दोनों नियत रहती है तो उसको तो अपन बोलते हैं कौन सा वेग? एक समान वेग। परिमाण चेंज होती है, दिशा चेंज होती है, या दोनों का मान समय के साथ चेंज होता है तो उस वेग को अपन बोलते हैं कौन सा वेग? असमान वेग। अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं बेटा त्वरण। अब देखो अगला टॉपिक अपन ले रहे हैं त्वरण, और त्वरण को अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलने के कारण ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण इसको व्यक्त किया जाता है स्मॉल a, वेक्टर a के द्वारा व्यक्त किया जाता है। त्वरण अपन किसे कहते हैं? कि किसी भी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं? त्वरण। तो त्वरण अपन किसे कहते हैं? कि किसी वस्तु या कण के वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो किसी भी वस्तु या कण के वेग में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? त्वरण। तो त्वरण बराबर अपन लिख सकते हैं वेग बट्टा समय। मात्रक की अगर अपन बात करते हैं तो वेग का मात्रक तो होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये वाला मात्रक या तो MKS पद्धति में या किस पद्धति में? SI। क्योंकि MKS पद्धति का विस्तृत रूप होता है कौन सी पद्धति? SI। और CGS पद्धति में इसका मात्रक होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह मात्रक है इसका किस पद्धति में? CGS। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन या त्वरण की विमा की बात करते हैं तो वेग की विमा होती है m0 L1 t की पावर -1 और समय की विमा होती है t1। तो त्वरण की विमा हो जाएगी m0 L1 t की पावर -2। तो त्वरण की विमा होती है बेटा m0 L1 t की पावर -2। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। त्वरण कैसी राशि होती है? तो त्वरण सदिश राशि होती है। एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और सदिश राशि होने का मतलब इसको व्यक्त करने के लिए अपन को आवश्यकता होती है परिमाण और किसकी? दिशा, दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन यह इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बोल रहा हूं कि त्वरण की दिशा वेग की दिशा में ना होकर वेग परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना आपको।
इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं कि त्वरण की दिशा वेग की दिशा में न होकर, त्वरण की दिशा वेग की दिशा में न होकर वेग परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है। तो त्वरण की दिशा वेग की दिशा में न होकर किसके अनुदिश होती है? वेग परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है। तो त्वरण की दिशा वेग परिवर्तन की दिशा के अनुदिश होती है। अब यहां अपन पढ़ते हैं, देखो वेग में परिवर्तन के प्रकार, थोड़ा सा समझना है इसको। वेग में परिवर्तन के प्रकार, पहला केस ले रहा हूं, केस फर्स्ट, जब केवल वेग की दिशा परिवर्तित हो। तो एक तो केस ये हो सकता है जब केवल और केवल वेग की क्या परिवर्तित हो? दिशा। केस सेकंड, जब केवल वेग का मैग्नीट्यूड चेंज हो, परिमाण परिवर्तित हो। तो एक तो केस ये हो सकता है कि गतिमान कण के वेग का केवल और केवल क्या चेंज हो सकती है? दिशा। और एक ये हो सकता है जब गतिमान कण के वेग का क्या चेंज हो सकता है? परिमाण, मैग्नीट्यूड। और तीसरा केस ले रहा हूं, केस थर्ड, जब वेग का परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित हो। तो इसको अपन तीनों कंडीशन में असमान वेग बोलते हैं। तो यहां वेग की क्या चेंज हो रही है? दिशा। यहां केवल वेग का क्या चेंज हो रहा है? परिमाण। और यहां परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित हो रहे हैं। तो जब केवल और केवल वेग की दिशा परिवर्तित होती है तब त्वरण वेग के लंबवत होता है। तब वेग और त्वरण के मध्य जो कोण होता है वो कितने डिग्री का? 90। तो जब केवल वेग की दिशा चेंज होती है तब त्वरण वेग के लंबवत होता है। जब केवल और केवल वेग की दिशा चेंज होती है तब त्वरण वेग की क्या होता है? लंबवत। तो जब केवल वेग की दिशा चेंज होती है तब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। किसके? वेग के। तो जब केवल और केवल वेग की दिशा चेंज होती है तब त्वरण वेग के लंबवत होता है। और इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, एक समान वर्तीय गति, एक समान वर्तीय गति। तो एक समान वर्तीय गति में त्वरण वेग के लंबवत होता है। इसका मतलब त्वरण और वेग के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90। तो जब त्वरण और वेग के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है तो कण का जो पथ होता है वो कैसा होता है? वर्ताकार। किस तरीके से होगा? मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि एक कण v वेग से वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। तो ये तो हो गई वेग की दिशा, ये वेग की दिशा है। और इस कंडीशन में जो त्वरण होगा वो त्रिज्या के अनुदिश होगा, इस तरीके से। तो ये तो होगी त्वरण की दिशा और ये वाली दिशा होगी किसकी? वेग। तो इसको अपन बोल सकते हैं एक समान चाल से वर्ताकार पथ पर गति कर रहा है। लेकिन यहां देखो वेग का परिमाण तो नियत है, कितने वेग से गति कर रहा है? v। लेकिन प्रत्येक बिंदु पर वेग की क्या चेंज हो रही है? दिशा। तो जब केवल और केवल वेग की दिशा परिवर्तित होती है
तो वेग और त्वरण के मध्य जो कोण होता है वो कितने डिग्री का? 90। और ये उदाहरण है किस गति का? एक समान वर्तीय गति का। तो जब केवल और केवल वेग की दिशा चेंज होती है तब त्वरण वेग के लंबवत होता है। इट मीन्स जब त्वरण और वेग के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है तो कण का जो पथ होता है वो कैसा होता है? वर्ताकार। दूसरा केस अपन ये ले रहे हैं जब केवल वेग का क्या चेंज हो? परिमाण। जब केवल वेग का परिमाण चेंज होता है तब त्वरण वेग के समांतर या प्रति समांतर होता है। जब केवल और केवल वेग का परिमाण चेंज होता है तो वेग का परिमाण चेंज होने पर त्वरण या तो वेग के समांतर होता है या वेग के प्रति समांतर। इसका उदाहरण हो गया गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। तो जब केवल वेग का परिमाण चेंज होता है तब त्वरण वेग के समांतर होता है या वेग के प्रति समांतर। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इसको जैसे अपन नीचे की ओर गिराएंगे तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की कारण किधर गति करेगा? नीचे की ओर। जैसे जैसे ये नीचे की ओर आएगा इसका वेग बढ़ेगा लेकिन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वेग कम होता है, तो ऊपर की ओर गुरुत्वीय त्वरण को नेगेटिव लेते हैं और नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण को अपन कैसा लेते हैं? पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में हमें होता है कि जब केवल और केवल वेग का परिमाण परिवर्तित होता है तो त्वरण वेग के समांतर होता है या प्रति समांतर। और इसका एग्जाम्पल है गुरुत्व के अधीन गति। तीसरा केस केस थर्ड। जब वेग का परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित हो। तो वेग का परिमाण व दिशा दोनों परिवर्तित हो। इस स्थिति में त्वरण के दो घटक होंगे। इस स्थिति में त्वरण के कितने घटक होंगे? दो। एक घटक वेग के लंबवत व दूसरा घटक वेग के समांतर या प्रति समांतर होगा। ठीक है, तो याद रखना जब केवल और केवल वेग की दिशा चेंज होती है तो त्वरण वेग के क्या होता है? लंबवत। इस स्थिति में त्वरण और वेग के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90। और 90 डिग्री का होता है तो गति कौन सी गति होती है बेटा? एक समान वर्तीय गति। जब केवल वेग का परिमाण चेंज होता है तो त्वरण वेग के समांतर या प्रति समांतर होता है। और इसका उदाहरण है गुरुत्व के अधीन गति। और जब वेग का परिमाण और दिशा दोनों परिवर्तित होते हैं तो त्वरण के दो घटक होंगे, जिसमें से एक घटक वेग के तो लंबवत रहेगा और एक घटक होगा वो वेग के समांतर या प्रति समांतर। और इसका एग्जाम्पल अपना रहेगा कौन सी गति? प्रक्षेप्य। प्रक्षेप्य गति में अपन त्वरण के दो घटक लेते हैं, जिसमें से एक घटक होता है वो वेग के लंबवत होता है और दूसरा घटक वेग के समांतर या क्या होता है? प्रति समांतर। अब आगे देखिएगा, तब अपन ने बोला था कि त्वरण की दिशा वेग की दिशा में ना होकर किसकी दिशा में होती है? वेग परिवर्तन की दिशा में होती है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, या इससे पहले अपन एक टॉपिक और लेते हैं। टॉपिक अपन क्या ले रहे हैं?
त्वरण के प्रकार। त्वरण भी अपन 4 प्रकार के, एक तो ले रहे हैं एक समान त्वरण। अब एक समान त्वरण में किसी भी गतिमान कण के त्वरण का परिमाण व दिशा, इन दोनों का मान समय के साथ क्या रहता है? अपरिवर्तित। तो जब किसी गतिमान कण के वेग का परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ अपरिवर्तित रहते हैं तो उस त्वरण को अपन बोलते हैं एक समान त्वरण, और उस गति को अपन बोलते हैं एक समान त्वरित गति। दूसरा त्वरण अपन पढ़ते हैं कौन सा त्वरण? असमान त्वरण, या इसको अपन बोल सकते हैं परिवर्ती त्वरण। तो असमान त्वरण या परिवर्ती त्वरण, अगर गतिमान कण के त्वरण का या तो में चेंज होता है परिमाण या दिशा, या दोनों का मान समय के साथ, दोनों का मान समय के साथ परिवर्तित होता है, तो जब किसी गतिमान कण के त्वरण का परिमाण या दिशा या दोनों का मान समय के साथ परिवर्तित होता है तो उस त्वरण को अपन बोलते हैं कौन सा त्वरण? असमान। तीसरा जो त्वरण होता है उसको अपन बोलते हैं औसत त्वरण। अब औसत त्वरण क्या होता है? कुल वेग में परिवर्तन बट्टा कुल समय। तो कुल वेग में परिवर्तन और कुल समय का अनुपात कौन सा त्वरण कहलाता है? औसत। और चौथा त्वरण अपन ले रहे हैं कौन सा त्वरण? इंस्टेंटियस एक्सेलरेशन, तात्क्षणिक त्वरण। किसी गतिमान कण का पर्टिकुलर टाइम, निश्चित समय पर जो त्वरण होता है उसको कौन सा त्वरण? तात्क्षणिक। और तात्क्षणिक त्वरण का फॉर्मूला होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी। तो इसको अपन इसमें पूर्ण अवकलज के रूप में लिख सकते हैं dv अपॉन dt। तो जब वेग समय का फलन होता है, वेग समय का फलन होता है, तो जब वेग समय का फलन होता है इस स्थिति में वेग का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर अपन को क्या प्राप्त होता है? त्वरण। तो a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। और यदि v बराबर होता है dx अपॉन dt, तो v की जगह dx अपॉन dt लिख दूं तो त्वरण a इज इक्वल टू हो जाएगा dy dt, और v की जगह आ जाएगा dx अपॉन dt। अक्ष यहाँ विस्थापन है और विस्थापन समय का फलन है, तो इसको अपन लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। तो यदि विस्थापन समय का फलन है, विस्थापन समय का फलन है, तो विस्थापन का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर अपन को वेग प्राप्त होता है, जबकि 2 बार अवकलन करते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है? त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण ए इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। तो जब विस्थापन समय का फलन होता है तो विस्थापन का समय का फलन होने पर अपन ये कह सकते हैं कि विस्थापन जब समय का फलन होता है तो विस्थापन का t के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर अपन को क्या प्राप्त होता है? वेग। जबकि 2 बार अवकलन करने पर अपन को कौन सा त्वरण प्राप्त होता है? तात्क्षणिक त्वरण। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। तो ये त्वरण भी कितने प्रकार के होते हैं? 4। ये 4 प्रकार। अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं।
देखो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, तात्क्षणिक वेग व तात्क्षणिक त्वरण की दिशा में कोई भी संबंध नहीं होता है। एक तो यह पॉइंट याद रखना बेटा, तात्क्षणिक वेग व तात्क्षणिक त्वरण की दिशा में कोई भी संबंध नहीं होता। दूसरा पॉइंट याद रखना है, एक समान वर्तीय गति में, एक समान वर्तीय गति में वेग व त्वरण के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो एक समान वर्तीय गति होती है, उसमें वेग और त्वरण के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90। तो त्वरण और वेग एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो जब कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि त्वरण और वेग के मध्य कोण 90 डिग्री का होने पर कण का पथ कैसा होगा, तो कण का पथ होगा वर्ताकार। तो एक समान वर्तीय गति में वेग व त्वरण के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति में वेग व त्वरण के मध्य कोण प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होता रहता है। कि प्रक्षेप्य गति में वेग और त्वरण के मध्य कोण जो थीटा होता है वो प्रत्येक बिंदु पर परिवर्तित होता रहता है, जबकि एक समान वर्तीय गति में वेग और त्वरण के मध्य कोण फिक्स रहता है कितने डिग्री का? 90। चौथा पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, त्वरण पॉजिटिव नेगेटिव व क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव त्वरण होने का मतलब यह होगा कण का वेग बढ़ रहा है। तो जब त्वरण पॉजिटिव होता है इसका मतलब कण का वेग बढ़ रहा है। जैसे ये मैं नीचे की ओर गिराऊंगा, इसका वेग बढ़ेगा, तो नीचे की ओर गति में अपन गुरुत्वीय त्वरण को लेते हैं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होने का मतलब वेग बढ़ रहा है, और नेगेटिव होने का मतलब वेग का परिमाण क्या हो रहा है? कम। तो जब वेग का परिमाण कम होता है तो त्वरण नेगेटिव, और जब त्वरण नेगेटिव होता है तो उसको अपन बोलते हैं बेटा रिटार्डेशन या मंदन। और वेग बढ़ रहा होता है, वेग का परिमाण बढ़ता है तो त्वरण पॉजिटिव। और जब कण का त्वरण शून्य है इसका मतलब कण किस वेग से गति कर रहा है? एक समान वेग या किस वेग से गति कर रहा है? नियत वेग से गति कर रहा है। अगला पॉइंट याद रखना, जब त्वरण व वेग के मध्य कोण, जब त्वरण व वेग के मध्य कोण केस फर्स्ट कितना डिग्री हो? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा तो कण किस चाल से गति करेगा? एक समान चाल से गति करेगा। तो जब त्वरण व वेग के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है एक समान वर्तीय गति में, तो उसमें त्वरण और वेग के मध्य कोण कितने डिग्री का होता है? 90। तो एक समान चाल से गति करेगा।
और एक समान चाल से किस पथ पर गति करेगा, यह भी याद रखना बेटा। तो जब वेग और त्वरण के मध्य कोण 90 डिग्री का होता है तो कण एक समान चाल से गति करता है और किस पथ पर, वर्ताकार के सेकंड। जब त्वरण व वेग के मध्य कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य होता है तो कण की चाल या वेग का परिमाण बढ़ेगा। तो जब वेग और त्वरण और वेग के मध्य कोण 0 से 90 डिग्री के मध्य होता है, इट मीन्स कण की चाल बढ़ रही है। और केस थर्ड, जब त्वरण और वेग के मध्य कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य होगा, इट मीन्स वेग का परिमाण या कण की चाल कम हो रही है। तो त्वरण और वेग के मध्य कोण 90 डिग्री होने पर कण एक समान चाल से गति करेगा। त्वरण और वेग के मध्य कोण 0 से 90 डिग्री के मध्य होने पर कण की चाल बढ़ेगी और त्वरण और वेग के मध्य का कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य होने पर कण घटती भी चाल से गति करेगा। इसका मतलब उसकी चाल क्या होगी, कम। यहाँ वेग का परिमाण कम हो रहा है, यहाँ वेग का परिमाण बढ़ रहा है, यहाँ वेग का परिमाण क्या रह रहा है, नियत। तो त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और त्वरण कितना भी हो सकता है, 0। अब देखो एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं लास्ट। जब वेग समय का फलन होता है तो त्वरण ए बराबर अपन लिखते हैं बेटा dv बाई dt। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण। लेकिन अगर वेग स्थिति का फलन है, वेग किसका फलन हो, स्थिति का, इस केस में त्वरण a इज इक्वल टू, त्वरण की परिभाषा से लिखा जाएगा dv बाई dt। लेकिन यहां तो मैंने कहा कि वेग अब किसका फलन है, स्थिति का, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं dv बाई dt। तो इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं dx इंटू dx बाई dt। यहां dx से dx क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये वाला हो गया विस्थापन में परिवर्तन की दर, और विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन बोलते हैं वेग। इस केस में त्वरण होगा a इज इक्वल टू a इंटू डी वी बाई डी एक्स। जब वेग किसका फलन है, स्थिति का, तो इसको लिखा जाएगा a इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस तरीके से निकालते हैं। तो ये वाला टॉपिक था त्वरण, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।